नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित दीदी। फिर से स्वागत करता हूं आपका अपनी इस वीडियो में। जहां पे पिछली वीडियो को छोड़ा था वहीं से हम अगली वीडियो को शुरू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एग्लोमरेशन इकोनॉमीज के बारे में बात कर ली थी। उसके बाद देखा जाए तो देखिए, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की बात करी जाए, यानी आज़ादी से पहले की बात करी जाए, तो ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी वो कहाँ पे लोकेटेड थी? तो मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में। चूंकि देखिए ये प्रेसिडेंसी टाउन्स थे, यहाँ से जो इंग्लिश सेटलमेंट्स थे इंडिया में वो चलते थे। तो आप देखिए, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी और चेन्नई मद्रास प्रेसिडेंसी, वो तीनों इन्हीं सेंटर से चलते थे। तो ये जगह ऑब्वियस सी बात है ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और यहाँ पे डेवलप होंगे इंडस्ट्रियल अर्बन सेंटर्स। अब ये जो इंडस्ट्रियल अर्बन सेंटर्स थे ये बिल्कुल बीच में एक ऐसा इलाका था जहाँ पे अर्बनाइजेशन बहुत हो गया था और आसपास रूरल इलाके से घिरा हुआ था। ये जैसे जैसे ओवर द कोर्स ऑफ टाइम आबादी बढ़ेगी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बढ़ेगा। और एक्चुअली में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिया का नहीं बढ़ रहा था, इंडिया की आबादी बढ़ रही थी, ठीक है ना। बाहर से पैसा इंडिया के अंदर आ रहा था। इंडिया में जो कुछ थोड़ी बहुत चीजें बढ़ रही थी वो बढ़ रही थी नील की खेती, जिसमें जो इंडिगो प्लांटर्स थे इंग्लैंड वाले, वो आके इंडियन फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते थे। अब समझते हैं इंडस्ट्री और मार्केट के लिंकेज को। एक्चुअली में मार्केट और इंडस्ट्री एक दूसरे के साथ जुड़े कैसे हैं? पैसा आपको इधर दिख रहा है, इस पैसे से आप एक चीज खरीद सकते हो, वो है इनपुट। तो आपने रॉ मटेरियल्स खरीदे, कंपोनेंट्स खरीदे और उसमें कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लगाया। आपने अपनी जमीन लगाई, आपने लेबर लगाया, आपने पैसा लगाया, एंटरप्रेन्योरशिप करी। किसी ने सामने आया, उसने सोचा कि धंधा खोलूंगा, धंधा करने के बाद यहाँ पे ये चीज पैदा करूंगा, गारमेंट फैक्ट्री लगाऊंगा। उसने उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया, इंफ्रास्ट्रक्चर में मशीनें होंगी, बड़ी सी एक टेंट मतलब फैक्ट्री होगी। उसके बाद इस रॉ मटेरियल को वो ट्रांसपोर्ट करके अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में लेके गया। उस फैक्ट्री से उसने आउटपुट प्रोडक्ट्स बनाए, उन प्रोडक्ट्स को उसने फिर ट्रांसपोर्ट करके मार्केट तक पहुंचाया, मार्केट में उन प्रोडक्ट्स को बेचा और फिर उससे पैसा प्रोड्यूस हुआ। ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है कि कैसा पैसा कनेक्टेड है आपका रॉ मटेरियल से, इनपुट से। उस इनपुट से हम आउटपुट बनाएंगे बीच में पूरे प्रोसीजर के थ्रू, और वो आउटपुट फिर से बिक के हमको पैसा देगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे काम में आ जाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो है कि फैक्ट्री किस जगह पे लगाई जाएगी और किस हद तक किस चीज को बनाने में, किसी चीज को बनाने में गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है और स्पेशलाइज्ड लेबर किसी चीज के लिए अवेलेबल है कि नहीं है। मैंने पहले की एनसीईआरटी की बुक्स में आपको समझाया था कि मान लीजिए शर्ट एक्सपोर्ट हो रही है, तो अगर एक गारमेंट फैक्ट्री में शर्ट बनाई जाएगी तो वहां पे टेलर का काम तो होगा ही ना। अलग अलग स्पेशलाइजेशन होंगे, टेलर भी होगा। तो वो टेलर एक स्पेशलाइज्ड लेबर है, जिसको टेलरिंग का काम आता है वही वो काम कर सकता है। तो एक फैक्ट्री की लोकेशन में वो जगह कितनी महंगी है, उस जगह पे इनपुट्स कितनी आसानी से अवेलेबल है, उस जगह पे जो आउटपुट्स निकलेंगे उनको कितनी आसानी से मार्केट तक पहुंचा सकते हो, उस जगह की कीमत क्या है, वहां पे काम करने वाला आदमी मिल भी पाएगा कि नहीं, और क्या गवर्नमेंट उन जगहों पे कुछ आप कह सकते हो कंसेशंस दे रही है क्या इन धंधे वालों को इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। तो जब हमने बात की आइडियल लोकेशन फॉर एन इंडस्ट्री, तो डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट साइट ये किन किन बातों पे डिपेंड करेगा कि रॉ मटेरियल्स कैसे पहुंचेंगे उस साइट पे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा उस साइट पे, और उन चीजों को प्रोड्यूस करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करने में खर्चा कितना आएगा। ओके। अब हम लोग दिन में बहुत से मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। ट्रांजिस्टर, अब तो भाई ट्रांजिस्टर नहीं इस्तेमाल करते हैं। आज की डेट में तो स्मार्टफोन में सब कुछ अवेलेबल है। स्मार्टफोन के अलावा लोग आईपैड से इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप से इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है। ट्रांजिस्टर्स तो बहुत आउटडेटेड हो गए। बल्ब का इस्तेमाल होता है हमारे घरों में। वेजिटेबल ऑयल तो चलिए खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, सीमेंट घर बनाने के लिए, ग्लासवेयर शीशे वगैरह लगाने के लिए, या फिर कांच की चीज़ों में क्रॉकरी में ग्लासवेयर इस्तेमाल होता है। पेट्रोल आपकी कार या बाइक चलाने के लिए, मैचेस, स्कूटर्स, ऑटोमोबाइल, मेडिसिन, इन सब तरीके की चीज़ों को हम लोग डेली मर्रा में इस्तेमाल करते हैं। ओके। अच्छा दोस्तों, एक बार और ये बताना मैं भूल जाता हूँ, चलिए ठीक है बताता हूँ। लाइक बटन आई होप अगर आप तक दबा दिया हो बढ़िया है, नहीं दबाया हो तो आप दबा दीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर अब तक आपने नहीं किया है। ज्वाइन बटन दबा के आप मेरी हेल्प भी कर सकते हैं। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। आप अगर मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे आपकी सारी जेन्युइन क्वेरीज के जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, प्लस मेरी करंट की वीडियोस की पीडीएफ्स भी आपको मिल जाएगी। अब देखिए दोस्तों, इंडस्ट्रीज को बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरियाज पे डिस्टिंग्विश किया जाता है
क्लासीफाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडस्ट्रीज को आप सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हो। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होंगी जहां पे कॉटन, वुलन प्रोडक्ट्स, जूट, सिल्क टेक्सटाइल, रबड़, शुगर, टी, कॉफी, एडिबल ऑयल, इन सब चीजों का प्रयोग जिस इंडस्ट्री में होगा, ऑब्वियस सी बात है वो इंडस्ट्री एग्रीकल्चर बेस्ड हो जाएगी। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी होगी? जहां पे आयरन एंड स्टील का प्रयोग होगा, सीमेंट का प्रयोग होगा, एल्यूमिनियम का प्रयोग होगा, मशीन टूल्स का, पेट्रोकेमिकल्स का प्रयोग जहां पे होगा, वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हो जाएगी। तो ये तो हो गई आपकी अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल इंडस्ट्री। अब अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, कि भैया उस इंडस्ट्री में हो क्या रहा है, तो एक होती है बेसिक और की इंडस्ट्रीज। बेसिक और की इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? कि भाई इनसे जो प्रोडक्ट निकलेगा वो रॉ मटेरियल की तरह किसी दूसरी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होगा। तो भैया आयरन, स्टील और कॉपर स्मेल्टिंग इंडस्ट्री में भाई बहुत सारी चीजें इनपुट्स की तरह इस्तेमाल होती हैं। तो कोकिंग कोल इनपुट की तरह इस्तेमाल होता है, आयरन और इनपुट की तरह इस्तेमाल होता है। तो समझिए, बेसिक और की इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिनसे पैदा हुआ सामान रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल होता है। तो भैया आयरन किसी दूसरी इंडस्ट्री की तरह रॉ मटेरियल के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो भैया मान लीजिए मारुति सुजुकी इंडिया में गाड़ियां बना रही है, तो स्विफ्ट कार बना रही है, तो स्विफ्ट कार बनाने में आयरन चाहिए होगा, स्टील चाहिए होगा। अभी वो आयरन और स्टील सीधे सीधे तो मिलेगा नहीं, तो उस आयरन और जो हमको नेचुरल फॉर्म में आयरन और मिला था, उसमें लाइमस्टोन लगा के एक पूरे प्रोसीजर के थ्रू आयरन और स्टील पैदा किया होगा। तो वो तो शुरुआती प्रोसेस होगा। फाइनली जो इस बेसिक और की इंडस्ट्री से हमको आयरन मिला है, उस आयरन और स्टील की मदद से कार बनाई जाएगी, वो हो जाएगी आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री पे आ जाते हैं, जिसको आप कभी कभी कंज्यूमर इंडस्ट्रीज बोलते हो। हालांकि कंज्यूमर इंडस्ट्री में सेकेंडरी, टर्शरी सब आ जाती हैं। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज क्या है? कि जो भाई गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर के लिए। तो भाई शुगर हो गया, टूथपेस्ट, पेपर, स्विंग मशीन, फैंस। शुगर का क्या कंसेप्ट है दोस्तों? आपने गन्ना सुना है ना, शुगर केन सुना है ना? शुगर केन को उगाना पड़ता है, ठीक है ना? तो गन्ने को उगाना पड़ता है, वो है प्राइमरी प्रोड्यूस। अब गन्ने को आप डायरेक्टली खा भी सकते हैं, भैया लोग गांव में खाते हैं, और उसी गन्ने को एक शुगर मिल में प्रयोग करके आप चीनी में भी बदल सकते हो। तो फिर वहां पे वो गन्ना क्या हो जाएगा? रॉ मटेरियल हो जाएगा। और गन्ने को सीधे सीधे खा गए तो आपने सीधे सीधे उसको कंज्यूम कर लिया। तो ये होती है बेसिक इंडस्ट्रीज या की इंडस्ट्रीज। बेसिक या की इंडस्ट्रीज जहां से एक ऐसी चीज प्रोड्यूस हुई जो किसी दूसरी इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल होगी। और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो रॉ मटेरियल की तरह सामान इस्तेमाल हुआ, उससे आपने कोई फाइनल प्रोडक्ट बनाया। सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी के बारे में आप कुछ और जानना चाहते हो दोस्तों? सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, मेरा नाम अर्षित द्विवेदी के साथ आप यूट्यूब में सर्च मारिए। ये जो दूसरे नंबर की वीडियो आपको नजर आ रही है ना, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, क्वार्टरनरी सेक्टर, क्विनरी सेक्टर, इस वीडियो को देख लीजिए जाके। ऑलरेडी 47,000 लोग इसको देख चुके हैं। यहां पे आपको सारे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो दो तरीके से हमने क्लासिफिकेशन देखा, एक तो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के हिसाब से देखा, एक उस इंडस्ट्री के मेन रोल के हिसाब से देता, एक होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होगी? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री होगी जहां पे मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट डिफाइंड होगी। यानी सरकार ने अगर किसी को बोला है कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, तो सरकार ने वहां पे एक पैरामीटर तय कर रखा होगा कि पैसों के मामले में, कि भाई एसेट्स के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर को लगाने में अगर इतने करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आएगा। अब यहां पे 1 करोड़ लिखा है, लेकिन ये डाटा रेगुलरली चेंज होता रहता है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए अभी के लिए बस इतना समझिए कि अगर अपर लिमिट तय कर रखी है सरकार ने कि भाई हाँ ये अपर लिमिट है, 1 करोड़ है या 2 करोड़ है, इससे कम की जितनी भी इंडस्ट्रीज होंगी जिसमें इससे कम का इंफ्रास्ट्रक्चर लगा है, तो इसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। फिर बात की जाए, और एक बार और बता दूं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में पैसों को क्यों नहीं डिफाइन कर रहा हूं? क्योंकि इंडस्ट्री का जो क्लासिफिकेशन होता है ना, वो सेक्टर्स के हिसाब से होता है। तो सेकेंडरी सेक्टर में अपर पैसे की लिमिट अलग हो सकती है, और टर्शरी सेक्टर में अपर पैसे की लिमिट अलग हो सकती है। इसलिए किसी एक लिमिट को लेकर अभी मत चलें, वो करंट में अपडेट होता रहेगा। फिर इंडस्ट्रीज आपकी ओनरशिप के आधार पर ही बटी होती है। तो पूरी तरीके से अगर गवर्नमेंट ओन कर रही है, ऑपरेट कर रही है, तो वो गवर्नमेंट एजेंसीज हो जाएंगी, बीएचईएल, सेल। ज्वाइंट सेक्टर क्या हो जाएगा? कि भैया स्टेट और इंडिविजुअल्स मिलकर चला रही, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड। अभी आज की डेट में जितने भी बड़ी कंपनीज हैं, बीएचईएल, एनटीपीसी, उसमें बहुत सारे स्टेक्स प्राइवेट सेक्टर को बेचे गए हैं। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर मिलकर इंडस्ट्रीज को चलाते हैं।
हालांकि यहाँ पे आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। एक चीज होती है स्टेक होल्डरशिप और एक चीज होती है उसके मैनेजमेंट को चलाना। अगर किसी इंडस्ट्री में किसी प्राइवेट प्लेयर का स्टेक होल्डरशिप एक लिमिट से ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल फला फला इंडस्ट्री है ए, उस ए में सरकार की ओनरशिप है 55% और प्राइवेट किसी बड़े प्राइवेट प्लेयर की ओनरशिप है 45%। अब यहां पे एक बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, हर कंपनी को मार्केट में फ्लोट किया जाता है। तो मान लीजिए 100% टोटल ओनरशिप, 55% मान लीजिए सरकार के पास आ गई, 45% दूसरे प्लेयर्स के पास। अभी इस दूसरे 45% में से मान लीजिए किसी के पास एक मेजॉरिटी स्टेक है 20% या 25%, तो ऑटोमेटिकली ये 20-25% स्टेक वाला उस कंपनी को कैसे चला जाएगा, उसमें इंटरफेयर करेगा। लेकिन ये जो बाकी का 45% है वो बहुत सारे छोटे छोटे रिटेल परचेजर्स में बटा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है उस इंडस्ट्री को चलाने की मेजर ताकत किसके पास आ जाएगी, जिसके पास 55% स्टेक्स है, जो कि यहां पे गवर्नमेंट निकल के आती है। ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि स्टेट और इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, तो वहां पे क्या होगा कि भैया मैनेजमेंट में जो प्राइवेट ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स हैं वो अच्छा खासा अपना टाइम, पैसा और एफर्ट इन्वेस्ट करेंगे। तो सीधी सीधी बात दोस्तों ये है कि आज की डेट में पूरी तरीके से सरकार की ओनरशिप के अंदर बहुत ही कम इंडस्ट्रीज है। ज्यादातर इंडस्ट्रीज के शेयर को सरकार ने मार्केट में फ्लोट किया है। डिसइन्वेस्टमेंट आज की डेट में बहुत तेजी से हो रहा है, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर का रोल हो इंडस्ट्रीज में, क्योंकि जितना ज्यादा प्राइवेट सेक्टर का रोल होगा उतना ही ज्यादा ये इंडस्ट्रीज एफिशिएंट तरीके से काम करेंगी। जब इंडस्ट्री पूरी सरकारी हो जाती है ना, तो कहीं ना कहीं सरकारी कल्चर आ जाता है और सरकारी कल्चर की बुराई की जाती है। हालांकि ऐसा है नहीं दोस्तों, सरकारी डिपार्टमेंट में बहुत काम होता है। बाहर के लोगों को लगता है कि काम नहीं होता, बट होता बहुत है। ये अलग बात है कि सरकारी डिपार्टमेंट में जो टैलेंट का प्रयोग है वो गलत तरीके से होता है। तो किसी, आप कह सकते हो कि इंस्पेक्टर या फिर किसी ग्रेड 1 ऑफिसर को भी वो सैलरी बैठाने वाले बनाने वाले सेक्शन में भी बैठा सकते हैं। तो मतलब कि सरकारी डिपार्टमेंट में जो काम करने का तरीका है, जो काम के एलोकेशन का तरीका है, वो बड़ा गंदा है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स में ऐसा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर टैलेंट को आइडेंटिफाई करके उसको बहुत जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो पब्लिक सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर आपको समझ में आ गया। पब्लिक सेक्टर जहां पे सरकार के पास मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है, वो ओन भी पूरी तरीके से कर रहे हैं और ऑपरेट भी कर रहे हैं, मतलब चला भी उस इंडस्ट्री को रहे हैं। जब स्टेक होल्डरशिप किसी दूसरे के पास आ गई मेजॉरिटी में और जो दूसरी प्राइवेट कंपनी है वो डिसीजन मेकिंग में एक मेजर रोल प्ले कर रही है, तो उसको ज्वाइंट सेक्टर कहा जाएगा। प्राइवेट सेक्टर यानी यहां पे एक प्राइवेट प्लेयर यानी एक इंडिविजुअल या एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ने पूरी की पूरी इंडस्ट्री ओन कर रखी है और उसको अपने हिसाब से चला रहा है। तो टिस्को जो प्लांट है टाटा का, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर इंडस्ट्रीज, ये प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज है। कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज क्या होती है? कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पे कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल साथ में आए, उन्होंने अपने रॉ मटेरियल्स को, वर्कर्स को पूल किया, अपने रिसोर्सेज को पूल किया, जो भी प्रॉफिट आया उसको आपस में बांट लिया या जो भी नुकसान हुआ उसको आपस में बांट लिया। तो कोऑपरेटिव्स पूरे देश भर में चल रहे हैं और सरकार कोऑपरेटिव्स को कहीं ना कहीं प्रमोट कर रही है, क्योंकि कोऑपरेटिव्स सस्टेनेबल बेसिस पे काम करते हैं। कोऑपरेटिव्स का एक्सप्लॉयमेंट नहीं हो सकता। अगर एक जगह के फार्मर्स, फिशरमैन या कोई भी और ग्रुप मिलकर अपना कोऑपरेटिव बना लेता है, तो वहां पे वो काम को बांट सकते हैं अलग अलग लोगों के स्पेशलाइजेशन के हिसाब से। तो ओवरऑल जो इकोनॉमी ऑफ स्केल है वो मीट किया जा सकता है और वो एक ग्रुप, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर सकता है, जिससे ठीक ठाक पैसा कमाया जा सकता है। फिर भाई फाइनल क्लासिफिकेशन देखा जाए तो वो है बेस्ड ऑन बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। तो जो रॉ मटेरियल किसी इंडस्ट्री में बनाने के लिए इनपुट की तरह डाला जा रहा है उसके वेट के बेसिस पे, या जो आउटपुट निकल आ रहा है उसके वेट के बेसिस पे। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री हैवी इंडस्ट्री मानी जाती है, क्योंकि इनके अंदर जो आउट इनपुट पड़ता है आयरन और वो भी भारी होता है और जो आउटपुट निकलता है आयरन और स्टील वो भी भारी होता है। लाइट इंडस्ट्रीज में जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो लाइट होते हैं और ये लाइट गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्रीज। तो इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्रीज में कॉपर इनपुट होगा और कॉपर से आप क्या निकालोगे, तो भाई इलेक्ट्रिकल कॉपर वायर्स निकालोगे। तो यहां पे लाइट इंडस्ट्रीज आ जाती है। हालांकि कॉपर के इनपुट को आप पूरी तरीके से लाइट इंडस्ट्री नहीं बोल सकते, बट फिर भी ठीक है, आयरन ओर की इंडस्ट्री के हिसाब से देखोगे तो काफी लाइट है। फिर अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। कॉटन की बात कर लीजिए, जूट की बात कर लीजिए, सिल्क की बात कर लीजिए, वुलन टेक्सटाइल, शुगर, एडिबल ऑयल, इन सब चीजों की बात कर लीजिए। ये सब एग्रीकल्चर के रॉ मटेरियल्स पे अवेलेबल है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर बात की जाए दोस्तों, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के प्रोसेस को, कैसे एक शर्ट मैन्युफैक्चर होती है, फाइबर टू मार्केट, फाइबर टू फैब्रिक वाला मैंने एक चैप्टर समझाया था आपको, शायद ज्योग्राफी में था या साइंस में था, मुझे याद नहीं है। आप जाके बैक में देख लीजिए, मैंने एनसीईआरटी में रिकॉर्ड कर रखा है।
तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या क्या प्रोसेस होते हैं? पहले तो होता है फाइबर प्रोडक्शन, जिससे रॉ फाइबर बनाया जाता है। तो कॉटन का फाइबर बना लीजिए, चाहे सिल्क का फाइबर बना लीजिए। उस फाइबर की स्पिनिंग करके आप छोटे छोटे यान बनाते हो, रेशे बनाते हो। इन रेशों से देखिए, रॉ फाइबर है, रॉ फाइबर से आपने रेशे बनाए मोटे मोटे, उन रेशे से आपने फैब्रिक बनाया वीविंग या निटिंग करके। आप समझिए दोस्तों, पहले बना आपका रॉ फाइबर, तो कॉटन का पौधा हुआ, उससे जो कॉटन का पौधा निकला वो है रॉ फाइबर। रॉ फाइबर की स्पिनिंग करके आपने बनाया यान। यान जो छोटे छोटे रेशे हैं उनको जोड़ जोड़ के आपने बना दिया फैब्रिक, और फिर फैब्रिक से फाइनली बनाया आपने गारमेंट। तो सबसे पहले रॉ फाइबर, कभी कभी रॉ फाइबर को भी रेशा बोला जाता है, मोटे रेशे को रान कहा जाता है, यान बोला जाता है। तो रॉ फाइबर से स्पिनिंग की तो बन गया यान, यान में वीविंग निटिंग की तो बन गया फैब्रिक, फैब्रिक में डाइंग और फिनिशिंग की तो बन गए गारमेंट्स, और गारमेंट्स फिर आपने बेचे। इसके लिए मैंने 2 वीडियोस पहले बता रखी है, क्लास साइंस का है। तो देखिए, क्लास 6th की जो साइंस की किताब है उसमें चैप्टर नंबर 3 है फाइबर टू फैब्रिक, इस चैप्टर को जाके देख लीजिए। और क्लास 7th की जो साइंस की किताब है उसमें भी चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक, तो वो जाके देख लीजिए। तो फाइबर टू फैब्रिक आप मेरे नाम के साथ मार दीजिए यूट्यूब में सर्च, आपको क्लास 6th की साइंस की किताब का चैप्टर 3 और क्लास 7th की साइंस की किताब का चैप्टर 3, ये दोनों देखने हैं आपको। बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर कट, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि जो पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने बताया ये यहां से लेके यहां तक कैसे चल रहा है। जो रेफरेंसेस देता हूं मैं आपके वीडियोस के, अगर आपने उन वीडियोस को पहले देख रखा है, वेल एंड गुड। नहीं देखा है तो बिल्कुल देख लीजिए, आपको मदद करेगी। फिर बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की भी बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है हमारी इंडियन इकोनॉमी में, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत मदद करती है और बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है लोगों को। हालांकि उस एम्प्लॉयमेंट में शोषण बहुत होता है, वो मैंने आपको बताया था कि यह शर्ट इन द मार्केट करके एक चैप्टर था, वहां पे कैसे एक शर्ट को बनाने में ज्यादातर जो प्रॉफिट है वो जो फॉरेन इंपोर्टर्स हमारी शर्ट मंगा रहे हैं उनको हो रहा है, इंडिया में जो एक्सपोर्टर है थोड़ा बहुत उसको हो रहा है, और जो लोग भी प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है उनको ना के बराबर कुछ भी नहीं मिल रहा है, चिल्लर मिल रहा है उनको। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हो ही रहा है ना, फॉरेन एक्सचेंज तो आ ही रहा है ना हमारे पास। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है इंडिया में जो पूरी तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट है, सेल्फ रिलायंट है। यहां पे पूरी की पूरी वैल्यू चेन पे इंडिया डोमिनेट करता है, रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन भी इंडिया में होता है, और हाईएस्ट वैल्यू के जो एडेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी इंडिया में बनते हैं। फिर बात करते हैं कॉटन टेक्सटाइल्स की। कॉटन टेक्सटाइल्स को दोस्तों हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए मैं इस वीडियो को यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। मैं बहुत आराम आराम से चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने व्यू पॉइंट जरूर दीजिए कि भाई आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।